हेलो व्यूवर्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। हम सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जितना ही जीएस इम्पॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा सीसैट का पेपर को क्लियर करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीसैट को क्लियर करने के बाद ही आपकी जीएस पेपर 1 की कॉपी चेक होती है। तो इसमें काफ़ी संख्या में अंतर्वैयक्तिक क्षमता एवं संप्रेषण कौशल यानी इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल तथा निर्णयन क्षमता डिसीजन मेकिंग स्किल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और सीसैट के पेपर को कॉन्फिडेंस के साथ कमांड के साथ क्लियर करने का एक ही मात्र तरीका है जो मैं समझती हूँ कि इस वाले सेक्शन पे अच्छे से अपनी कमांड बनाना। और इस सेक्शन पर अपनी कमांड बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना। अगर आप पिछले 10 वर्षों के सीसैट के इस पोर्शन के पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट में मिलते हैं। और इन क्वेश्चंस की अगर आप व्याख्या अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये सब टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। और एक क्वेश्चन की व्याख्या पढ़ने से आपको कई सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि 2023 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सीसैट के पेपर में इस सेक्शन से क्या प्रश्न पूछे थे। तो पहला क्वेश्चन है पराभाषा यानी पैरा लैंग्वेज संबंधित है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अधोगामी संप्रेषण से, अवाचिक संप्रेषण से, अंतःवैयक्तिक कौशल से, वाचिक संप्रेषण से। तो इसमें आंसर आप सामने टिक किया हुआ है, व्याख्या भी लिखी है कि अवाचिक संप्रेषण से। तो इसमें आप पॉज करके आप व्याख्या पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपको अवाचिक संप्रेषण के आपको इसमें प्रकार भी इसमें संप्रेषण के बताए हुए हैं। और इन क्वेश्चंस को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ें। आप सभी ने कभी ना कभी ड्रमस्टार्च नाम का एक गेम हम खेलते हैं वो खेला होगा। उसमें जो हम प्रोसेस करते हैं वो पूरा का पूरा अवाचिक संप्रेषण है। पराभाषा यानी भाषा से परे जाकर के किसी से संप्रेषण करना, कम्युनिकेशन करना। तो उस गेम में हमें बोलना अलाउड नहीं होता है, हम कुछ हिंट देते हैं, कुछ एक्ट करके दिखाते हैं और सामने वाली टीम को पिक्चर का नाम गेस करना होता है। तो उसमें हम अवाचिक यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी बिना बोले किया जाने वाला कम्युनिकेशन हम यूज़ करते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, समस्या समाधान में कोहलर के द्वारा किस प्रकार की समस्या का प्रयोग किया गया था। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए, शाब्दिक सामग्री, पहेली मंजूषा, अप्रत्यक्ष पद समस्याएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अप्रत्यक्ष पद समस्याएं। व्याख्या लिखी हुई है, आप देख लीजिए। इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जीव संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है और उसके आधार पर उसमें सूझ उत्पन्न होती है और अपनी समस्या का समाधान करना वह वातावरण से ही सीख लेता है। तो ये इसकी व्याख्या है, इसको एज इट इज ही आपको पढ़ना होगा। है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है। अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का प्रकार नहीं है। नहीं को विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है कि नहीं पूछा गया है, वरना आंसर ही पूरा पलट जाएगा। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, गपशप, संभाव्यता, सर्कुलर या परिपत्र और समूह। तो इसका आंसर सामने लिखा हुआ है, सर्कुलर इसका आंसर है। तो इसमें आपको नीचे व्याख्या में देखिए, आपको इसके प्रकार भी दिए हुए हैं कि आपका जो 4 प्रकार का आपका अनौपचारिक संप्रेषण होता है वो कौन कौन से हैं। सिंगल स्ट्रैंड चेन, गपशप श्रृंखला, संभाव्यता श्रृंखला, क्लस्टर या समूह श्रृंखला। ये इसी क्वेश्चन से अगले 4 क्वेश्चन ये आपके तैयार हो गए। इन चारों ऑप्शन को देकर भी आपसे पूछा जा सकता है इसमें से कौन अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार है अथवा प्रकार नहीं है, ऐसा करके प्रश्न बन सकता है। तो सर्कुलर हम सभी जानते हैं, हम मेंस की तैयारी करते वक्त हम इसका हिंदी के पेपर में ऑफिशियल लेटर्स के टाइप्स आते हैं, उसमें भी हम इसकी तैयारी करते हैं। तो सर्कुलर पूरी तरीके से ऑफिशियल औपचारिक संचार का एक प्रकार है, ये अनौपचारिक का प्रकार नहीं है। आगे देखें अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया, यानी असर्शन और रीजन वाला ये प्रश्न है। तो अभिकथन यानी असर्शन में कहा जा रहा है कि मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है। आर यानी कारण में कहा जा रहा है क्योंकि मौखिक संचार में क्या कहा गया है इसका प्रमाण नहीं रहता है। तो इसमें आपको बताना है कि सही क्या है। तो इसका आंसर सामने लिखा हुआ है, सी इसका आंसर है, यानी
ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। अब चूंकि मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है, ये बात सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि इसमें कोई प्रमाण नहीं रहता। प्रमाण नहीं रहता मौखिक संचार में, ये बात सही है, क्योंकि आपने मुँह से कोई बात कही, 2 ही मिनट बाद आप उससे पलट सकते हो कि आपने तो ये कहा ही नहीं। कई बार रियल लाइफ में हम देखते भी हैं इन चीज़ों को, लेकिन ये इसका कोई कारण नहीं है कि ये इसलिए उपयोगी है क्योंकि प्रमाण नहीं रहता। तो ये एक बहुत ही कॉमन सेंस वाले प्रश्न होते हैं। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाएंगे, थोड़ा सा सूझबूझ आप लगाएंगे, तो आप इन क्वेश्चन के आंसर तक आराम से पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस, और PYQ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखें अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, संचार प्रक्रिया के निम्नलिखित तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये प्रश्न और इसका आंसर अच्छी तरीके से दिमाग में आप बिठा लीजिए। इसको बार बार लगातार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। इसका एक ही फ्लो चार्ट है, तो इसको देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है स्रोत, माध्यम, प्राप्तकर्ता, संदेश, प्रतिपुष्टि और शोर। तो इसका जो सही क्रम है वो कुछ इस तरह है कि पहले स्रोत होगा, यानी कोई सोर्स होगा जहाँ से कोई संदेश भेजा जाएगा। फिर स्रोत से संदेश निकला, संदेश सेकंड नंबर पे आ गया, मैसेज। फिर थर्ड नंबर पे माध्यम, जो स्रोत से संदेश निकला है वो किसी न किसी मीडियम के थ्रू ही प्राप्त करने वाले तक, रिसीवर तक पहुंचेगा, तो बीच में आएगा माध्यम तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आएगा रिसीवर, यानी वो व्यक्ति जिसको संदेश भेजा गया है, प्राप्तकर्ता हिंदी में कहेंगे। अगला आ गया शोर। अब ये सब प्रोसेस, यानी स्रोत से संदेश निकलना और माध्यम से होते हुए प्राप्तकर्ता तक पहुंचना, इसके बीच में आएगा शोर। अगर बीच में कोई शोर आ गया तो मैसेज अच्छे से कन्वे नहीं होगा, और अगर शोर नहीं आया तो मैसेज अच्छे से कन्वे होगा। और संचार प्रक्रिया का सबसे अंतिम स्टेप होता है प्रतिपुष्टि, यानी फीडबैक। जब जिसको संदेश भेजा गया है वो आदमी जब ओके कर देता है कि हाँ, उसने आपकी बात को समझ लिया है जो आपने कहा है, और उसी रूप में समझा है जिस रूप में आपने कहा है, यानी पॉजिटिव फीडबैक मिल जाता है, तभी हमारी संचार की जो पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो इसको अच्छे से दिमाग में आप बिठा लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण का तत्व नहीं है? इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि नहीं है पूछा गया है। तो इसके 4 ऑप्शन, प्रतिक्रिया करना, अनुनय, संवेदन और मूल्यांकन। तो श्रवण का तत्व जो नहीं है वो है अनुनय। अनुनय यानी परसुएशन, ये श्रवण का तत्व नहीं है। श्रवण के बोलने पर शांत रहना ही है, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वक्ता को स्वीकार किया जाता है, उसके संदेश का अर्थ समझकर उसे प्रति अनुक्रिया देना भी होता है। प्रतिक्रिया करना, संवेदन, मूल्यांकन, यानी अनुनय को छोड़कर बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं वो सब श्रवण के एक कंपोनेंट, एक तत्व हैं, लेकिन अनुनय नहीं है श्रवण का तत्व। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें से कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने की प्रेरणा देता है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए, समूह श्रृंखला, गपशप श्रृंखला, चक्र श्रृंखला, एकल श्रृंखला। तो इसमें एकल श्रृंखला आएगा। एकल श्रृंखला संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी अथवा अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने की प्रेरणा देता है। यानी कोई व्यक्ति किसी ऑफिस में काम कर रहा है, उसके पास कोई सूचना है, अपने से किसी सीनियर ऑफिसर को या अपने से किसी अधीनस्थ अधिकारी को सूचना देना चाह रहा है, तो वो इच्छा उसमें पैदा होती है एकल श्रृंखला, यानी सिंगल चेन कम्युनिकेशन में। औपचारिक संचार किसी संस्था में विचार पूर्वक स्थापित की जाती है। औपचारिक संचार, अनौपचारिक संदेश वाहनों में किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं बरती जाती है। यानी ये आप व्याख्या में देख लीजिए, इसमें 6 तरह के जो है संचार तंत्र माध्यम दिए हुए हैं। इन 6 को आप पढ़ सकते हैं, लिखित, मौखिक, जनसंचार और आपका अनौपचारिक और औपचारिक संचार। इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, बार बार इनसे अलग अलग तरीके से बना करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किसी भी ऑफिस में जो संचार होता है वो एक ऑफिशियल संचार होता है, वो एक सिंगल श्रृंखला यानी सिंगल चेन कम्युनिकेशन होती है, वो इसको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न देखें, संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? इसके भी 4 ऑप्शन हैं, हस्तक्षेप,
असंकेतीकरण, अनुनय और संकेतीकरण। तो संचार माध्यम में विचारों को संदेश में डालना संकेतीकरण है, यानी आपने कोई बात सोची, आपके मन में कोई थॉट आया और आप किसी को वो मैसेज देना चाहते हैं, तो मैसेज आपका जो है, आपके विचार जब मैसेज में आपके आते हैं तो वो एक संकेतीकरण है, यानी एक प्रकार का हम संकेत या सिग्नल डाल रहे हैं अपने मैसेज में, अपने थॉट्स को लेकर। तो संचार मॉडल में विचारों की प्रक्रिया को, संदेश डालने की प्रक्रिया को संकेतीकरण के रूप में जाना जाता है। इसकी व्याख्या लिखी हुई है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संचार में एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है? अगेन यहाँ ध्यान देना है, बाधा नहीं है पूछा है। 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं। शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश, ये आपका जो है बाधा नहीं है, संचार में मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। बाकी अन्य 3, समय से पूर्व मूल्यांकन कर लेना, संचार में अविश्वास और अनवधान, ये तीनों इसको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि इनका करैक्टर नेगेटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है कि शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश कोई बाधा नहीं है संचार प्रक्रिया में। व्याख्या इसकी दी हुई है, आप पढ़ लेंगे। इसमें हम सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन करते वक्त हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, जो शारीरिक भाव भंगिमाएँ हैं, भावनाएँ हैं, राय, दृष्टिकोण, स्थिति में अंतर, अविश्वास। तो शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश कोई मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। अगला प्रश्न, ये भी अगेन अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है, रीजन असर्शन। इसमें देखें, अभिकथन कह रहा है कि संचार की स्पष्टता प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। आर, क्योंकि एडिक्वेसी यानी पर्याप्तता एवं टाइमिंग, समय निर्धारण प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया आपका, यानी कि इसमें आंसर आपका है बी। बिल्कुल साफ साफ पढ़ने से ही आपको समझ में आ रहा है कि पहला क्वेश्चन पॉजिटिव नोट का है, जबकि सेकंड जो है वो बिल्कुल ही नेगेटिव नोट पे जा रहा है। तो इसका आंसर होगा बी। ए सत्य है किंतु आर गलत है। इसकी व्याख्या यहाँ पे दी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न भी अगेन अभिकथन कारण वाला है। इसमें कहा जा रहा है अंतर्वैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतःक्रिया का एक भाग है, यह उत्तरजीविता हेतु आवश्यक है। इसका आंसर होगा डी, यानी ए सही है किंतु आर गलत है। इनमें भी आप ध्यान रखिएगा कि इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं रीजन और असर्शन वाले में। जनरली हम देखते हैं कि एक विशेष क्रम में ही लिखा रहता है कि ए सत्य है, आर गलत है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, दोनों गलत है, लेकिन उसकी व्याख्या, दोनों सत्य हैं किंतु वो उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं आपस में, या फिर दोनों असत्य हैं। तो आप कभी भी ए बी सी डी करके आप ये मत सोचिएगा कि ए ऑप्शन में तो यही लिखा होगा, बी में तो यही लिखा होगा कि दोनों सत्य हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है या ये गलत है। ये आप चारों को पढ़िएगा। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा ए बी सी डी में कुछ क्रम अलग दिया था और यहाँ पर अलग है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी यहाँ भी मिस्टेक होती है और आता हुआ प्रश्न आपका गलत हो जाता है। यहाँ पर भी इसका आंसर डी है, ए सही है किंतु आर गलत है। इसकी व्याख्या लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंधा और अंधा नहीं, एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए, गुणात्मक समंक, संख्यात्मक समंक, ए और बी दोनों सही या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही है, अंधा और अंधा नहीं। गुणात्मक समंक के अनुसार अंधा और अंधा नहीं एक उदाहरण है। गुणात्मक डेटा, जिसे कभी कभी श्रेणीबद्ध डेटा के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, यह वह डेटा होता है जिसमें भौतिक लक्षण, लिंग, रंग किसी भी चीज़ के आधार पर श्रेणियों को व्यवस्थित किया जा सकता है जिसके साथ कोई संख्या जुड़ी हुई नहीं है। यानी इसको पकड़ने का एक इसमें दिया हुआ है क्लू कि इसमें कोई संख्या नहीं जुड़ी होती है, वो गुणात्मक समंक होता है, और जिसमें संख्या जुड़ी होगी जाहिर सी बात है वो संख्यात्मक समंक हो जाएगा। तो अंधा और अंधा नहीं, ये किसी व्यक्ति के
गुण को बता रहा है, किसी विशेषता को बता रहा है, इसका संख्या से लेना देना नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पर एक गुणात्मक समंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न, यहाँ पे अब तार्किक एवं विश्लेषण क्षमता से संबंधित प्रश्न शुरू हो रहे हैं, आइए देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए, प्रयास एवं त्रुटि, प्रकार्यात्मक स्थिरता, स्वतः शोध, एल्गोरिथम। तो इसका आंसर होगा प्रकार्यात्मक स्थिरता। यह समस्या समाधान की विधि नहीं है। प्रक्रियात्मक स्थिरता समस्या समाधान विधि के द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। किसी भी चीज़ के बारे में केवल उनके सामान्य प्रकारों के संदर्भ में सोचना जो समस्या समाधान के लिए बाधा होती है, प्रक्रियात्मक स्थिरता कहलाती है। यानी प्रक्रियात्मक स्थिरता एक प्रकार से बाधा का काम करती है। यानी किसी के बारे में हम कोई सोच या कोई कॉन्सेप्ट बना लेते हैं तो वही आपकी प्रक्रियात्मक स्थिरता कहलाती है, और ये एक निगेटिव चीज़ है, ये बाधा का काम करती है। अगला क्वेश्चन, आगमनात्मक तर्क आधारित है, विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत पर, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत पर, दोनों प्रकार के सिद्धांत पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगमनात्मक तर्क विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत पर आधारित है। हम सभी जानते हैं कि 2 विधियां होती हैं, एक आगमनात्मक, एक निगमनात्मक। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगमन उपागम आगमन की प्रक्रिया पर आधारित है। पर्याप्त संख्या में मूर्त उदाहरणों की सहायता से सूत्र बनाने की विधि है। यानी मूर्त से अमूर्त की ओर हम आगमनात्मक विधि में जाते हैं, और इसका उल्टा हो जाएगा निगमनात्मक। आगमन का अर्थ यह दिखाकर एक सार्वभौमिक सत्य प्रदान करना है, यानी अनेक उदाहरणों की मदद से किसी चीज़ को जनरलाइज करके उसको फॉर्मूला या सूत्र के रूप में कन्वर्ट करना ही आगमनात्मक विधि है। यह किसी विशेष मामले के लिए सत्य है, निम्नलिखित उपागम का पालन करता है। इसमें ज्ञात से अज्ञात की तरफ, उदाहरण से सूत्र की तरफ, या विशिष्ट से सामान्य की तरफ बढ़ते हैं, और सरल से कठिन की तरफ भी इसका एक कंपोनेंट है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। अगला प्रश्न, एल्गोरिथम एक प्रकार है यांत्रिक समाधान का, व्यवहारिक नियम का, साधन साध्य विश्लेषण का, स्वतः शोध का। तो एल्गोरिथम जो है वो एक यांत्रिक समाधान का प्रकार है। एल्गोरिथम लैटिन भाषा का एक शब्द है। गणित और कंप्यूटर विज्ञान में एक एल्गोरिथम कठोर निर्देशों का एक सीमित अनुक्रम है, जिसका उपयोग आमतौर पर विशिष्ट समस्याओं के एक वर्ग को हल करने का, गणना करने और डेटा प्रोसेसिंग के लिए विशेषताओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एल्गोरिथम, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि एक यांत्रिक चीज़ों से रिलेटेड है एल्गोरिथम, तो ये व्यवहारिक नियम नहीं हो सकता, और साधन साध्य विश्लेषण या स्वतः शोध इनसे रिलेट नहीं हो पा रहे हैं उतना जितना कि यांत्रिक समाधान रिलेट हो रहा है। तो ये भी एक कॉमन सेंस के आधार पर आराम से किया जा सकने वाला प्रश्न था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? आंतरिक तनाव ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होना, यानी हर व्यक्ति का एक जो है वैल्यू सिस्टम होता है। अगर उसके विरुद्ध आपको कोई भी सूचना मिल रही है, उसमें टकराहट हो रही है या उसके अगेंस्ट जा रही है जो आपका अभिमत है, तो एक आंतरिक तनाव उत्पन्न होता है। उसको कहते हैं हम संज्ञानात्मक विसंगति। इस क्वेश्चन को भी कई बार अलग अलग तरीके से घुमा घुमा कर पूछा गया है, तो इसको एक बार इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए कि हम सभी कुछ ना कुछ हम लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एक पर्सनल एक वैल्यू सिस्टम होता है, एक अभिमत होता है हर व्यक्ति का पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कोई ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है जो उससे रिलेट नहीं हो पा रही है, जैसे कि अगर हमने हमेशा से बचपन में से अब तक देखा है कि रसगुल्ला मीठा होता है, तो हम सभी जानते हैं कि रसगुल्ला मीठा हो रहा है। मान लीजिए आप किसी देश में गए और वहाँ पर आपको रसगुल्ला दिया गया लेकिन वो नमकीन फ्लेवर का है, तो वो आप उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल हमारी लाइफ में होते हैं कि हमारी कुछ एक पर्सनल हमारे
कॉन्सेप्ट या कुछ हमारा अभिमत होता है और उसके अगेंस्ट अगर हमको कोई तथ्य कोई सूचना मिलती है तो एक आंतरिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। उसी को हम संज्ञानात्मक विसंगति कहते हैं। संज्ञान यानी जिसको हम जानते हैं, विसंगति यानी उससे टैली ना करना, यानी जो चीज़ अब तक हम जानते आए हैं जिस चीज़ के बारे में, वो उससे टैली नहीं कर रहा है, उससे मेल नहीं खा रहा है, तो जो हमारे संज्ञान में अब तक था उससे अलग है, कुछ विसंगति उत्पन्न हो रही है, यही संज्ञानात्मक विसंगति है। तो जाहिर सी बात है अन्य जो ऑप्शंस है वो इससे बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो गलत हो गए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57। यदि कोई प्रायोज्य किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयास करता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। अंतरण प्रभाव, पुष्टिकरण, पक्षपात, मानसिक विन्यास, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मानसिक विन्यास, या कोई भी व्यक्ति अगर किसी को कोई समस्या दे दी जाए और अपने पुराने अनुभवों के आधार पर यानी अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के आधार पर उसका समाधान निकालने की कोशिश करता है तो वो एक मानसिक विन्यास का प्रकार आ गया। यानी आपके माइंड में जो चीज़ें पहले से हैं उनकी हेल्प लेकर के आप समस्या का हल निकालते हैं। आप सभी ने स्लम डॉग मिलियनेयर करके एक मूवी आई थी, आई एम श्योर आप सब ने देखी होगी, उसके बारे में सुना होगा। उसमें भी यही होता है कि वो बच्चा जो प्रश्न पूछा जाता है उससे शो में, उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के आधार पर वो उनका आंसर देता है और सही आंसर तक पहुंचता है। तो ये मानसिक विन्यास का एक प्रकार है। बाकी विस्तृत व्याख्या दी हुई। अगला प्रश्न कथन और तर्क दिया हुआ है यहाँ पर, इस सही ऑप्शन आपको चुनना है। आइए देखते हैं क्या है। कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये एक स्टेटमेंट है। अब इसके 2 तर्क दिए हैं कि क्यों, और आपको बताना है कि क्या सही है। हाँ, कॉलेज के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है कि हाँ, कॉलेज राजनीतिक दलों के लिए जंग का मैदान बनते जा रहे हैं। तो इसका आंसर है कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा पोटेंशियल, ज़्यादा आपको प्रबल लग रहा है तर्क। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा तर्क प्रबल है, यानी कि जो बात कही गई है कि कॉलेज राजनीतिक दलों के लिए जंग का मैदान बनते जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है और इससे अराजकता और डिस्टर्बेंस की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसीलिए कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। यानी इसमें हमको देखना है इस तरह के प्रश्न में कि सोशली क्या चीज़ सही है, सोशली क्या चीज़ सही होनी चाहिए, मोरल वैल्यूज़ से जोड़कर आपको चीज़ों को देखना है। अगला प्रश्न है समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को मूलतः सर्वप्रथम किसने विकसित किया? तो इसमें सिर्फ याद करने वाली चीज़ है ये, इसमें कुछ भी समझना नहीं है। समव्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत एरिक बर्न ने दिया था। इसको एज इट इज़ आपको याद करना है। 1960 के दशक में इन्होंने एक प्रयोग किया था। ये फ्रायड के विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने इसका विकास किया था। समव्यवहार विश्लेषण क्या है? किसी व्यक्ति के रिश्तों तथा संबंधों की जांच करता है ये प्रयोग। अगला प्रश्न निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान से संबंधित है। आइए देखते हैं। प्रकार्यात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में इस खाली स्थान डैश डैश उत्पन्न करती है। इसको हमने अभी पीछे ही जस्ट देखा, यानी एक ही ईयर के क्वेश्चन पेपर में प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। हमने पहले ही देखा अभी कि प्रकार्यात्मक स्थिरता समस्या समाधान में एक बाधा है, यानी बी ऑप्शन सही है। इसको ऑलरेडी मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था। प्रकार्यात्मक स्थिरता का मतलब किसी के बारे में एक धारणा बना लेना कि अरे वो तो ऐसा ही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कह दिया, किसी ने सोच लिया कि औरतें या महिलाएं कार नहीं ड्राइव कर सकती हैं अच्छे से। तो किसी ने तो जैसे किसी के बारे में कोई धारणा बना लेना, वो ही प्रकार्यात्मक स्थिरता होती है और ये एक बाधा का काम करती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो चीज़ आप जैसा सोच रहे हैं वैसी ही सही हो। अगला प्रश्न
निम्नांकित में कौन सा समस्यात्मक कार्य पशु प्रयोज्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? पशु प्रयोज्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन है। पहेली मंजूषा, अप्रत्यक्ष पद समस्याएं, एनाग्राम्स, दोहरी क्रमांतरण समस्याएं। इसमें ध्यान देना नहीं पूछा है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एनाग्राम्स। एनाग्राम्स कार्य पशु प्रयोजकों के लिए उपयोग में नहीं किया जाता। एनाग्राम शब्दों का एक खेल है जिसमें किसी शब्द या वाक्यांश के अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करके एक नया शब्द या वाक्यांश बनाना होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एनाग्राम भी इसमें समझ में आ गया कि क्या है, कि एक शब्दों का खेल है जिसमें शब्दों का डिस्प्लेसमेंट करके, शब्दों को रीअरेंज करके उनसे नए शब्द या नए वाक्य बनाए जाते हैं। तो इसका पशु प्रयोजकों से कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखें। एक संभाव्य समाधान के लिए सफलता मिलने तक प्रयास करना डैश डैश कहा जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन है। सूझबूझ, अनुमान, प्रयास एवं त्रुटि। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है प्रयास एवं त्रुटि। संभाव्य समाधान के लिए सफलता मिलने तक प्रयास करना, यहाँ पर जो आपको पॉइंट हिट करना है वो है सफलता मिलने तक प्रयास करना। तो ये है आपका ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर मेथड में तब तक ट्रायल एंड एरर चलता जाता है जब तक हम सही समाधान तक, सही डिसीजन तक नहीं पहुंच जाते। तो यही आपका संभाव्य समाधान के लिए सफलता मिलने तक प्रयास करना प्रयास एवं त्रुटि कहलाता है। ये सिद्धांत अमेरिकी मनोवैज्ञानिक E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा निर्णयन व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन तथा उसमें से चयन करना है? ये भी एज इट इज याद करने वाला प्रश्न है। सैम ट्रॉक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बात कही थी कि निर्णयन व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन तथा उनमें से चयन करना है। निर्णयन का शाब्दिक अर्थ किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से लगाया जाता है। प्रबंधकों को उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से श्रेष्ठतम विकल्प का चयन करना पड़ता है। न्यूनतम लागत पर कम समय में कुशलतापूर्वक कार्यों को इससे संपादित किया जा सकता है। यानी आपके पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से बेस्ट निकाल करके न्यूनतम लागत पर कुशलतापूर्वक कार्य को करना ही निर्णयन व्यवहार कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनिए जो अफवाह को सुलझाने का तरीका ना हो। ध्यान दीजिएगा, ना हो। समुदाय के नेताओं से तथ्य छिपाना अफवाह को सुलझाने का तरीका ना हो। कारणों को कम करना, तथ्य उपलब्ध कराना, विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग करना। तो इसमें बाकी जो 3 ऑप्शन नीचे के हैं वो आपको पॉजिटिव नोट वाले हैं, जबकि ये जो पहला है ये नेगेटिव। तथ्य छिपाना एक अफवाह को सुलझाने का तरीका नहीं है। समुदाय के नेताओं से तथ्य छिपाना अफवाह को सुलझाने का तरीका नहीं है। आपसी मतभेद में विश्वास को बनाए रखना जरूरी होता है, और अगर आप तथ्य छिपाते हैं तो आपका विश्वास यानी बिलीव ब्रेक हो जाता है। अगला, समस्या समाधान की निम्नलिखित विधियों में कौन सी एक विधि सफलता पाने की गारंटी देती है? तो स्वतः शोध विधि, योजना विधि, पश्चगामी विधि, एल्गोरिथम विधि। एल्गोरिथम विधि से जुड़ा हुआ एक प्रश्न हमने पीछे भी देखा था। तो ये एक सही और सटीक विधि है जिससे सफलता पाने की गारंटी हमें मिलती है, क्योंकि इसमें विशेष समस्या को हल किया जाता है। एल्गोरिथम एक प्रक्रिया है जिसमें प्रोग्रामिंग के द्वारा आने वाली समस्या का समाधान किया जाता है। तो ये एक सही और सटीक विधि है। तो यहाँ पर हमने UPPCS 2023 में CSAT का जो आयोग ने पेपर पूछा था उसमें आपके अंतर्वैयक्तिक क्षमता, निर्णय कौशल क्षमता से संबंधित सेक्शन को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।